रूस में समाजवाद। रूस में सामाजिक जो स्थिति है वो साम्राज्य जो विस्तार हुआ था उसमें आप देखे ही समझ चुके हैं। विभिन्न जनगण थे, विभिन्न तरह के धार्मिक मतावलंबी थे, विभिन्न तरह की जो कार्य परिस्थितियाँ थी, किसान और मजदूरों की दशा थी। उसमें जो यूरोप की जो सामाजिक स्थिति है या समाजवादी स्थिति है वो 3 तरह की आइडियोलॉजी से चल रही थी। अभी रूस को छोड़ करके थोड़ा सा फिर यूरोप में जो स्थिति है उसको समझें। यूरोप में जब फ्रांसीसी क्रांति या अन्य राजतंत्रों के विरुद्ध आंदोलन हो रहे थे तो एक नई जो विचारधारा आई थी उसके तहत ख़ास तौर से देखा गया कि अब लोग सोचने लगे थे कि हम क्रांति में सफल हो सकते हैं या राजाओं को हम उनके पद से हटा सकते हैं, नई जनगण व्यवस्था या कुछ डेमोक्रेटिक स्थिति हम कायम कर सकते हैं। एक आदमी विश्वास फैला फ्रांसीसी क्रांति के चलते। तो धीरे धीरे शासन की स्थिति कैसी हो, समाज की आर्थिक स्थिति कैसी हो और कैसे सभी परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाए, तो इसके लिए 3 तरह के लोगों का जो है वर्ग सामने आता है। एक तो ऐसे लोग जो ख़ास तौर से जो उस समय की परिस्थितियां थी उसमें कुछ चेंज या परिवर्तन चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि यह परिवर्तन काफ़ी मामूली तरीके से होना चाहिए। मामूली तरीके से मतलब ये है कि सभी लोगों को समान अधिकार नहीं देने के पक्ष में थे। जैसा कि आजकल हम लिबरल से तात्पर्य लगाते हैं कि ये पूरी तरह से डेमोक्रेट्स होंगे, सभी लोगों के लिए समान अधिकार की मांग करेंगे या उसका समर्थन करेंगे। उस समय ऐसा नहीं था। जो थोड़े बहुत जो उदारवादी जो विचार थे वो केवल कुछ लोगों के लिए थे। वो चाहते थे कि उनको संपत्ति में अधिकार मिल जाए, नौकरियों में कुछ सुविधाएं मिल जाएं, वोट देने का अधिकार मिले, इस तरह की जो स्थिति थी। लेकिन ऐसे लोग इस पक्ष में नहीं थे कि आम जनता को, मतलब मजदूरों को या छोटे किसानों को, इनको भी या महिलाओं को इस तरह के अधिकार दिए जाएं। फिर भी वो जो शासन चल रहा था यूरोप में, अत्याचारी शासन या दमनकारी, तो उसको चाहते थे कि इसमें जो पहले की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन किया जाए, कुछ परिस्थितियों में सुधार किया जाए। तो ऐसे लोगों को उदारवादी या लिबरल्स कहा गया। दूसरा वर्ग था वह था रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब यहाँ पर जो आमूल परिवर्तनवादी थे। आमूल परिवर्तन से तात्पर्य है कि वो जो भी पहले की जो भी स्थितियाँ थी सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक या राजनीतिक, उसमें पूर्णतः वो चेंज चाहते थे। A to Z उसमें चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मतलब वो पूर्ण रूप से जनता के शासन के पक्ष में थे। समाज के हित में सभी कार्यवाही या कार्य स्थितियाँ बनाई जाएं, जो भी सरकार के काम होंगे उस पर समाज का नियंत्रण हो। ये इस तरह का इनके पास सोच थी। और ये महिलाओं को भी वोट देने के पक्ष में थे और इसी तरह के वर्ग के द्वारा चलाया गया था आपका फ्रेंचाइज मूवमेंट, मताधिकार आंदोलन। इनको बोला गया रेडिकल्स। इन 2 के अलावा एक और वर्ग था जो समाज पर उस समय काफ़ी प्रभावी था पहले से, और यह राजसत्ता का, नोबेल्टी का या सामंत वर्ग का एक तरह से ये पहले से समर्थक वर्ग रहा। और इसका मानना था कि जो कुछ पहले से चला आ रहा है वो स्थितियाँ वैसे ही चलती रहनी चाहिए। मतलब धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी है वो पहले से जैसी स्थिति है वैसी हो, लेकिन वो भी पहले जैसे राजा का जो शासन काफ़ी कठोर होता जा रहा था या लापरवाही की स्थिति पैदा हो रही थी, वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो भी थोड़ा सुधार चाहते थे। तो 3 तरह के विचारों वाले लोगों का ग्रुप यूरोप में अपना काम कर रहा था। इसमें से जो 2 वर्ग हैं जिसमें उदारवादी हैं और रेडिकल्स हैं,
इनका झुकाव ऐसे विचारकों या ऐसी संस्थाओं या ऐसे राजनीतिक पार्टियों की ओर हुआ जो आम जनता की बात कर रहे थे, मतलब मजदूर, किसान या सभी तरह के धर्म के लोग या विभिन्न वर्गों के लोग जो रूस में अपने को अलग महसूस कर रहे थे, ऐसे लोग सबकी बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे इनको जन समर्थन मिलना शुरू हो गया। तो रूस में भी ऐसा ही हुआ, और रूस में जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर एक राजनीतिक दल स्थापित किया गया था। उसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, मतलब रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। इसका जो गठन किया गया था तो उस समय यह मजदूरों के लिए, किसान खास तौर से मजदूरों के लिए यह उनके अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन ये पार्टी करती थी। बहुत सारे मजदूर इसके समर्थन में थे और सदस्य भी थे। लेकिन किसी भी संगठन को, किसी भी राजनीतिक दल को जार के शासन के दौरान कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त था। इन पर पाबंदियां लगाई गई थी। ये कभी कभी चोरी छिप के अपने गतिविधियों को चलाते रहते और कभी कभी ये बैठक किया करते, बैठकों में अपना एक डिसीजन लेते और उसके अनुसार अपना काम करते। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर्स पार्टी का गठन 1898 में किया गया था, जो मजदूरों के लिए खास तौर से और किसानों के लिए भी इनका अपना एक डिमांड होती थी। दूसरा जो है 1900 में, मतलब 1900 में एक रिवोल्यूशनरी पार्टी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया था, जिसको सामाजिक क्रांतिकारी जो दल का नाम दिया गया। ये सभी तरह के लोगों को एक साथ मिला करके, खास तौर से किसान जो वर्ग था उसको भी साथ में मिला करके काम करने के पक्ष में थे। तो जो भी ये दोनों पार्टियां थीं वो जारशाही के अत्याचारपूर्ण शासन के खिलाफ थीं, और ऐसे में इस तरह की जो स्थिति बनी थी तो उसमें आप देखेंगे कि जो भी जनता का समर्थन था इन दोनों की ओर हो रहा था, और ये दोनों मिल करके समाजवाद को आगे बढ़ाना शुरू किए। यूरोप में जिस तरह से जो समाजवाद की जो बात की जाती थी या शुरुआत हुई वो था, एक हुए हैं कार्ल मार्क्स और उनके एक मित्र थे एंजेल्स। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने एक उन्होंने समाजवादी जो विचार रखा था यूरोप में, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। उनका मानना था कि मजदूरों को एक सामान्य स्थिति या अच्छी स्थिति में लाने के लिए ज़रूरी होगा कि वे अपना संगठन मजबूत करें, और जो औद्योगिक जो समाज है, जो जिस समय उद्योग चला था यूरोप में और उद्योगों में जो काम कर रहे थे मजदूर, उनका शोषण हो रहा था, तो जो औद्योगिक समाज है पूंजीवादी समाज है, और हर एक पूंजीवादी जो उद्योग चलाने वाला व्यक्ति है वह मजदूरों से काम तो कराता है लेकिन उनके हित की बात वो नहीं सोचता है। ऐसे में मजदूरों को जो वेतन मिलना चाहिए नहीं मिलता है, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। नतीजा होता है कि जो मजदूरों को वास्तविक वेतन मिलना चाहिए उसकी कटौती करके मुनाफा कमाते हैं, और इस तरह के समाज में सबका कल्याण नहीं हो सकता। सबका कल्याण नहीं हो सकता। तो ऐसे में एक नए समाज की स्थापना खुद मजदूर वर्ग को करना होगा, और मजदूर वर्ग ऐसा समाज गठित करे जिसमें पूंजीपति को कोई इस तरह का विशेष अधिकार न हो, मतलब उत्पादन पर मजदूरों का नियंत्रण हो। वो खुद तय करें कि किस तरह का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, उसका मार्केट वैल्यू या बाज़ार मूल्य क्या होना चाहिए, इसका सब कुछ निर्णय मजदूर करें। ये कहना तो आसान था, लेकिन उस समय के शासन में
मजदूर यूनियन या जो संगठन है उनको कोई सुविधा नहीं थी, न अधिकार थे। तो ये डिमांड तो बड़ी मुश्किल थी अभी, फिर भी जो ये विचार रखा गया था उससे लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। यही विचार रूस में भी लेनिन, रूस में क्रांतिकारी नेता हुए हैं व्लादिमीर इलियच लेनिन। तो लेनिन ने मार्क्स के इस विचार को रूस में व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए रूस की परिस्थितियों के अनुसार उसको ढालने का काम किया। और रशियन रिवोल्यूशनरी पार्टी और जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनाई गई थी, इन दोनों को एक साथ मिला करके काम करना जो है तय किया गया। और तय करके ये निर्णय लिया गया कि जारशाही को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो अपनी डिमांड है या मांगे हैं उसको दृढ़ता से रखनी होगी। तो उस समय रूस में जो समाजवाद की जो बात है, तो आप देखोगे कि समाजवाद है क्या इसके पहले जो स्थितियां थी उसको कौन सा समाज कहेंगे। तो समाजवाद से पहले आप देखेंगे जो औद्योगिक समाज चल रहा था उसमें दो वर्ग, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा है मजदूरों का वर्ग। हर एक परिस्थिति और हर एक काल या समय में जो समाज होता है मुख्य रूप से दो वर्गों में बंटा होता है। जैसे सामंतशाही में या नोबेलिटी में आप पढ़ चुके हो, आप जानते हैं कि उसमें जो सामंत थे और दूसरे जो थे किसान थे। पूंजीवादी व्यवस्था से पहले जो समाज था यूरोप का, उसमें दो वर्ग थे। जो फ्यूडल सिस्टम चलता था, उद्योग थे नहीं, पूरे राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था या पूरी जो व्यवस्था थी वो खेती पर निर्भर होती थी। तो खेती ही मुख्य आधार था। तो खेती को लेकर के दो वर्ग थे, एक ऐसे लोग जो लाट थे जिनके पास ज़मीनें थीं, और एक ऐसे लोग जो उनके द्वारा दी गई ज़मीनों पर खेती करते थे। तो दो वर्ग हो जाते हैं। इसी तरह से जो औद्योगिक समाज बना, मतलब उद्योगों का विकास होने लगा, तो उद्योग प्रधान समाज हो गया। तो उद्योग प्रधान समाज में मुख्य रूप से फिर आप देखेंगे दो वर्ग होंगे, एक तो होगा पूंजीपति वर्ग और दूसरा होगा मजदूर वर्ग। इसका मतलब ये नहीं कि किसान समाज में नहीं है, मतलब यह है ना कि जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ा तो मुख्य रूप से राज्य की आमदनी में उद्योग का ज़्यादा महत्व बढ़ गया। खेती तो हो ही रही थी लेकिन ज़्यादातर महत्व उद्योग का बढ़ा। बड़े बड़े पूंजीपति बड़ी पूंजी लगा करके उत्पादन करने लगे, यहाँ तक कि राज परिवार या राजवर्ग या समाज के बड़े लोगों पर भी उनका प्रभाव था। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये बड़ा वर्ग प्रभावशाली हो गया उद्योगपति वर्ग, और दूसरा वर्ग हो गया मजदूर वर्ग। मजदूरों का कोई ध्यान न देना, मतलब उनका पेमेंट कम करना, अधिक से अधिक काम कराना, कार्य परिस्थितियाँ जो उन पर खर्च करने चाहिए उनके बच्चों की शिक्षा या उनके खुद के स्वास्थ्य इत्यादि के लिए, या सुविधाजनक कारखानों की जो परिस्थिति है वो होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं होता था। इसका मतलब जो इस पर खर्च होना चाहिए वो पूंजीपति बचाते थे और उनके लिए वो एक काफ़ी बड़ा लाभ होता था। तो ऐसी स्थिति में उसको किस तरह क्या किया जाए, उसको समझना ये पड़ेगा कि पूंजीपति जो है जो भी पूंजी लगाएगा वो क्यों लगाएगा। उसका अपना निजी जो पूंजी होगी वो इसलिए लगाएगा कि उसे मुनाफा कमाए, उसको समाज या काम करने वाले श्रमिकों के लाभ से कोई लेना देना नहीं है। तो उसकी जो मुख्य जो नीति होगी लाभ कमाने की, तो समाज में वो वर्ग विभेद पैदा करेगा, मजदूरों की मजदूरी कम देगा, मजदूरों की क्रय शक्ति कम होती जाएगी, और जैसा कि औद्योगिक समाज में मजदूरों की संख्या ज़्यादा होगी, तो जब क्रय शक्ति कम हो जाती है तो ऐसे में
उत्पादन जो होगा उसको वो अपने देश में या अपने ही समाज में बेच नहीं पाएगा, उसका निर्यात करेगा और उसका मुनाफा सब पूंजीपति या उद्योगपति लेगा। तो ऐसी स्थिति में यह जो समाज होगा वो बिल्कुल ही विपरीत परिस्थितियां पैदा करेगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि सरकार इसको अपने नियंत्रण में ले, और सरकार तभी नियंत्रण में ले पाएगी जब इस पर समाज का नियंत्रण होगा और हर कार्य समाज के लाभ के लिए किया जाएगा। अब जैसे जितनी भी नौकरियां हैं या उत्पादन है या खेती है, उसका न्यायोचित उत्पादन वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह सब देखने के लिए किसी एक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के भरोसे या उस पर नहीं छोड़ा जा सकता। पूरे समाज के हित में अगर काम करना है तो इस पूंजीपति को, जो मुख्य कारण है शोषण का, उसको वहाँ से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए ज़रूरी है कि मजदूर और किसानों को एकजुट होना पड़ेगा, और जब एकजुट होंगे तभी वहाँ पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। तो ऐसी स्थितियाँ जो बन रही थी वहाँ पर, तो समाजवाद रूस में अपनी जड़ पकड़ रहा था। औद्योगिक समाज में मजदूरों का जो मुख्य शोषण था, यही वजह था कि वहाँ पर लोग जो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में जो पार्टियां थी उसका समर्थन करना शुरू कर रहे थे।